वन ऑफ द फंड बेस्ड फैसिलिटी दैट इज कैश क्रेडिट, जो मेजरली आपको देखने को मिलेगी और मेजर फाइनेंस बैंक का कैश क्रेडिट के फॉर्म में ही होता है। तो ये सबसे बड़ा एक बैंकिंग फैसिलिटी का पोर्शन है और इंटरेस्टिंग पोर्शन है। तो पहले तो सिक्योरिटी देख लेते हैं हम। कैश क्रेडिट में प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होती है? तो कैश क्रेडिट अपने जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल के लिए होती है और वर्किंग कैपिटल में इंक्लूड होता है बुक डेट दैट इज डेटर्स एंड स्टॉक यानी इन्वेंट्री। तो उसका हमने आगे देखा, वैसे उसका हाइपोथेटिकेशन होता है। तो कैश क्रेडिट मेनली इन दोनों के ऊपर मिलती है, इसलिए उसको प्राइमरी सिक्योरिटी के तौर पे लेती है। और कोलेटरल मतलब एडिशनल भी लेती है सिक्योरिटी, क्योंकि बैंक हमेशा सेफर साइड के लिए, क्योंकि अगर कोई रीज़न से इनकी सिक्योरिटी डाउन हो जाए तो उसके लिए कोलेटरल भी लेती है। तो लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्स एसेट या गारंटी के तौर पे कोलेटरल सिक्योरिटी भी लेती है। द नेक्स्ट ड्राइंग पावर, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है सीसी का डीपी ड्राइंग पावर। मतलब बैंक ने सैंक्शन तो कर दी एक अमाउंट 1 करोड़ रुपए, पर कस्टमर उतने रुपए यूज़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका कितने रुपए वो उठा सकता है वो डिपेंड है ड्राइंग पावर पे। मतलब उसके पास कितनी सिक्योरिटी है, जो ये प्राइमरी सिक्योरिटी है बुक डेट एंड स्टॉक, उसकी वैल्यू कितनी है, अल्टीमेटली वही सिक्योरिटी है उनकी। तो अगर उसकी वैल्यू कम होती जाएगी तो उसका डीपी कम होता जाएगा। तो डीपी का कैलकुलेशन ऐसा है, पहले तो इन्वेंट्री, कंपनी के पास इन्वेंट्री होती है, रॉ मटेरियल WIP FG। फॉर एग्जांपल उसके पास 15 करोड़ की है। फिर उसके सामने क्रेडिटर्स हैं, मतलब अगर कंपनी ने क्रेडिट पे गुड्स खरीदा है, रॉ मटेरियल खरीदा है, तो उधार पे खरीदा है, तो उसके सामने क्रेडिटर भी होंगे। तो बैंक कभी डबल फाइनेंस नहीं करता। मतलब आपने कोई 5 करोड़ का यहाँ क्रेडिटर बता रहे, मतलब आपने 5 करोड़ का किसी पार्टी के पास से उधार पे ऑन क्रेडिट मटेरियल खरीदा है, तो आपने एंट्री की, मतलब स्टॉक डेबिट टू क्रेडिटर क्रेडिट। तो मतलब वो इन्वेंट्री अनपेड है, और अनपेड चीज़ के ऊपर बैंक फाइनेंस नहीं करता, क्योंकि सिक्योरिटी किसको बोलते हैं? जो आपकी खुद की अमाउंट है, जिसके ऊपर किसी और का कोई चार्ज नहीं है। तो आप अपनी खुद की फुल्ली पेड कोई सिक्योरिटी है तो वही बैंक को सबमिट कर सकते हो। तो इधर अपने जो भी टोटल इन्वेंट्री 15 करोड़ है, उसमें से 5 करोड़ को सामने क्रेडिटर बोल रहे हैं, मतलब नेट पेड इन्वेंट्री कितनी हुई? 10 करोड़। तो हमने क्रेडिटर लेस करके 10 करोड़ हो गया। और बैंक वो पूरे 10 करोड़ पे फाइनेंस नहीं करती, वो उस पर भी मार्जिन लेती है, क्योंकि जितनी भी इन्वेंट्री की वैल्यू वो पूरी रियलाइज नहीं भी हो सकती, क्योंकि इन्वेंट्री की वैल्यू टाइम के साथ अगर वो सेल ना हो तो रिड्यूस भी हो सकती है, और किसी रीज़न पे अगर वो मार्केट में पूरे पैसे ना आए तो उसके लिए बैंक मार्जिन रखती है। मतलब पूरे 10 के ऊपर बैंक पूरा 10 रुपया फाइनेंस नहीं करेगी, 25% मार्जिन रखेगी और 7.5 रुपये उस पर डीपी देगी। वैसे डेटर्स है, उसके लिए नोट्स भी है, वो नीचे देखेंगे। इन्वेंट्री पे 1 नंबर और डेटर पे 2 नंबर। जो 10 करोड़ का जो टोटल डेटर्स है, उसमें फॉर एग्जांपल मार्जिन रखा है 30%। फॉर अगर डेटर किसी बैड डेट हो जाए तो वो सब कवर करने के लिए बैंक पूरा फाइनेंस नहीं करते, 30% मार्जिन रखती है। तो उस पर 7 रुपये का फाइनेंस देगी, तो टोटल डीपी बन गया 7.5 एंड 7 14.50। मतलब अगर बैंक ने आपको सैंक्शन किया है 20 करोड़, पर अगर आपका डीपी बन रहा है 14.5 करोड़, क्योंकि बैंक ऑलवेज सिक्योरिटी के ऊपर फाइनेंस करता है, तो आपको 14.50 करोड़ ही विड्रॉ करने के मिलेंगे। नेक्स्ट जो नोट लिखी थी उसमें, तो इन्वेंट्री होती है, वो भी पूरी इन्वेंट्री कवर नहीं होती। इन्वेंट्री में भी जो नॉन मूविंग स्लो मूविंग इन्वेंट्री होती है वो एक्सक्लूड होती है। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री एजिंग लेस देन 45 डेज मे नॉट बी कंसिडर। बैंक्स अपने सेक्शन में लिखती है कि भाई 30 डेज से कम की इन्वेंट्री होगी, या 60 डेज के कम, या 45 डेज से कम की इन्वेंट्री होगी, तो ही वो कंसिडर करेगी, क्योंकि पुरानी इन्वेंट्री वो ऑब्सोलेट हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि उसकी बेचने जाए तो उसकी जो भी वैल्यू है उससे बहुत कम या ऑलमोस्ट 0 के अराउंड उसका वैल्यूएशन निकले, इसलिए बैंक फ्रेश इन्वेंट्री होती है उस पर लोन देती है। वैसे ही है डेटर्स में भी ऑल आउटस्टैंडिंग डेटर्स आर नॉट कंसिडर्ड, डेटर्स एजिंग लेस देन 90 डेज में भी कंसिडर्ड। वैसे बैंक अपने टर्म्स में लिख सकती है कि भाई 90 डेज या
45 डेज या जो भी बैंक 120 डेज तक के डेटर्स कवर करेगी, क्योंकि उससे ज़्यादा के डेटर बैंक समझती है कि वो रिस्की डेटर है और उसमें बैड डेट होने के चांसेस है। इसलिए बैंक जो भी लोअर एजिंग वाले डेटर होते हैं, जो सेल के बाद जो भी बहुत कम टाइम अभी हुआ हो, उसे फ्रेश डेटर के ऊपर ही लोन देती है, मतलब ड्राइंग पावर में इंक्लूड करती है। अभी हो गया ड्राइंग पावर। अभी नेक्स्ट होता है ऑपरेशन ऑफ अकाउंट। पूरा सब सिक्योरिटी इन बैंक लोन सब सेंक्शन हो गया, सब डीपी भी डिसाइड हो गया। अभी ऑपरेशन ऑफ अकाउंट देखते हैं। तो बोरोवर विल बी एबल टू विड्रॉ अप टू अवेलेबल डीपी, जैसे हमने डिस्कस किया कि सेंक्शन कितनी भी हो, पर जितना डीपी होगा उतना बोरो उसको यूज़ कर सकता है कैश क्रेडिट में। अपने एग्जांपल में 14.5। अभी बोरोवर कैन मेक पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड डिपॉजिट्स प्रोसीड्स फ्रॉम सेल। अभी सीसी अकाउंट में क्या डेबिट क्रेडिट होता है, तो एक तो बोरोवर उसका क्रेडिटर को पेमेंट करेगा तो सीसी का बैलेंस बढ़ता जाएगा, नेगेटिव बैलेंस, मतलब अभी जीरो बैलेंस है सीसी का, बैंक ने सेंक्शन कर दिया, उसके लिमिट 20 करोड़ है, 14.5 करोड़ डीपी है। तो फॉर एग्जांपल बैंक ने कोई नया रॉ मटेरियल खरीदा है, क्रेडिटर को पेमेंट करने का आया, तो वो सीसी में से पेमेंट करेगा, फॉर एग्जांपल 1 करोड़, तो उसकी सीसी 1 करोड़ से यूज़ हो जाएगी आउट ऑफ 14.5 करोड़। और अगर सामने उसने सेल किया, उसमें से कस्टमर्स के पैसे आते तो वापस वो सीसी में जमा करवा देगा, क्योंकि अगर वो जमा नहीं करवाएगा तो वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होगा उतने ऊपर इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, तो प्रोसेस जमा करा देगा। नेक्स्ट होगा बैंक चार्जेस इंटरेस्ट जनरली एट मंथली रेस्ट बेस्ड ऑन प्रोडक्ट सीट ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट। मीन्स अभी डेबिट क्रेडिट विड्रॉल और डिपॉजिट हो गया, और बैंक मंथ एंड में जनरली इंटरेस्ट चार्ज करती है जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होती है। फॉर एग्जांपल महीने के स्टार्ट में 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग बैलेंस था और 15 तारीख को उन्होंने 50 लाख जमा करवाया, तो ये फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल को 1 करोड़ था, 15 अप्रैल को 50 लाख जमा करवाया, तो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक पूरे 1 करोड़ पे इंटरेस्ट लगेगा, और 15 अप्रैल के बाद 50 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो बैंक कैसे इंटरनल प्रोडक्ट सेट होती है, वो सिस्टम में बनती है, उसके ऊपर से इंटरेस्ट चार्ज करती है। नेक्स्ट एनपीए कंडीशन। बैंक का अकाउंट का ऑपरेशन भी देख लिया, क्या डेबिट क्रेडिट होता है। अभी जब रेगुलर चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेबिट क्रेडिट रेगुलरली हो रहा है, बैंक इंटरेस्ट लगा रहा है, हम पेमेंट कर रहे हैं। पर प्रॉब्लम तब आती है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। बोरोवर अकाउंट विल बी कंसिडर्ड एज एनपीए इफ इट अकाउंट रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर। अभी हम सीसी की बात कर रहे हैं, इसलिए सीसी की कंडीशन देख रहे हैं। अभी आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स कंटिन्यूसली फॉर 90 डेज इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर। मतलब बैंक ने सैंक्शन किया है 20 करोड़ और उसका ड्राइंग पावर है 14.5 करोड़। तो अगर कस्टमर उससे ज़्यादा के चेक इश्यू या आरटीजीएस जो भी मोड में पेमेंट कर देता है, तो वो, और अगर 90 डेज़ के लिए वो कंटिन्यूस वो लिमिट से ज़्यादा रहता है, तो वो आउट ऑफ ऑर्डर कहा जाएगा। देन देयर इज़ नो क्रेडिट कंटिन्यूसली फॉर 90 डेज ऑन डेट ऑफ बैलेंस शीट। मतलब जो कोई भी पर्टिकुलर डेट के बैलेंस शीट बना रहे हैं क्वार्टरली या ईयरली, तो उसके आगे के 90 दिवस मतलब ऑलमोस्ट 1 क्वार्टर अगर कोई क्रेडिट नहीं है एंट्री अकाउंट में, तो या क्रेडिट्स आर नॉट इनफ टू कवर इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो एनपीए क्लासीफाई हो जाएगा। क्रेडिट्स आर नॉट इनफ टू कवर इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड, मतलब जैसे आगे का डिस्कस किया वैसे अगर बैलेंस शीट डेट पे आगे के 90 डेज में अगर उसने पैसे जमा करवाए हैं, पर वो अगर इंटरेस्ट जितना डेबिट हुआ है वो पीरियड में उतना अगर वो रिकवर नहीं कर पा रहा, तो भी अकाउंट एनपीए या आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स कंटिन्यूसली फॉर 90 डेज इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर। इसका अपने एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल सैंक्शन लिमिट इज ₹10 करोड़, ड्राइंग पावर एज पर द डीपी स्टेटमेंट इज 9 करोड़,
amount outstanding from June 30, 2019 to September 30, 2019 continuously in excess of 9 करोड़, मतलब उसमें सेकंड क्वार्टर पूरा जुलाई टू सितंबर 9 करोड़ से कंटिन्यूसली ज़्यादा था, तो एनपीए हो जाएगा इस कंडीशन के हिसाब से। नेक्स्ट, क्रेडिट्स आर नॉट इनफ टू कवर इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। इसका एग्जांपल है, फर्स्ट क्वार्टर एंड हुआ 30 जून को, 30 जून 2019, उसने लास्ट मंथ जून मंथ का इंटरेस्ट डेबिट किया 1 लाख। अभी अपने नेक्स्ट क्वार्टर में, सितंबर के क्वार्टर में अपने एनपीए की कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो उसमें ड्यूरिंग सेकंड क्वार्टर अमाउंट ऑफ पेमेंट मेड, मतलब पार्टी ने किसी को चेक इश्यू या आरटीजीएस किया 60,000 का, अमाउंट क्रेडिटेड मतलब पार्टी ने जमा करवाया अकाउंट में 50,000, एंड इंटरेस्ट डेबिटेड मतलब ये 30 सितंबर लिखा है पर ये एक्चुअली पूरे क्वार्टर का है, 3 महीने का, जुलाई अगस्त सितंबर का मैंने एक साथ लिख दिया है 3,30,000। अभी हम वहाँ देखें कि क्रेडिट्स आर नॉट इनफ टू कवर इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड, मतलब जुलाई टू सितंबर में इंटरेस्ट डेबिट हुआ है 3,30,000 पर क्रेडिट हुआ है ओनली 50,000, मतलब क्रेडिट्स आर नॉट सफिशिएंट टू कवर interest debited during this period 3 months, so this will be NPA। इनकम रिकॉग्निशन अकाउंट NPA हो जाता है बाद में। If account is slipped into NPA, then an unrealized interest is to be reversed and interest income is to be recognized on receipt basis, मतलब जो भी इंटरेस्ट हमने अक्रूवल बेसिस पे बुक किया है पर मिला नहीं, वो हमको रिवर्स करना पड़ेगा, और उसके बाद हम जब इंटरेस्ट रिसीव होगा, मतलब रिसीव बेसिस से ही हम इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करेंगे, अक्रूवल बेसिस पे नहीं। इन आवर एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑफ 3,80,000 इज टू बी रिवर्स एज द सेम इज नॉट रियलाइज। हमने वापस उस एग्जांपल पे चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं लास्ट क्वार्टर में जो जुलाई टू सितंबर का इंटरेस्ट डेबिट हुआ 3,30,000, उसके पहले हम क्रेडिट देखें तो हुआ है 50,000, उसके आगे का देखें तो इंटरेस्ट डेबिट हुआ 1 लाख, मतलब देख सकते हैं कि भाई 3,30,000 के सामने या उसके बाद इंटरेस्ट डेबिट होने के बाद कुछ क्रेडिट नहीं हुआ, ठीक है। फिर ये जो उसके पहले 1 लाख डेबिट हुए थे उसके हम सीक्वेंस में देखते आए तो 60,000 ये तो उन्होंने चेक इश्यू किया है और ये 50,000 क्रेडिट हुआ है, मतलब जो जून में इंटरेस्ट डेबिट हुआ था उसके सामने भी ओनली 50,000 क्रेडिट हुआ, मतलब वो भी पूरा रिकवर नहीं हुआ, मतलब ये तो पूरा अनरिकवर्ड ही है। यहाँ अगर 1.5 लाख क्रेडिट होता तो हम 1 लाख इसके सामने एडजस्ट करते और 50,000 इसके सामने, पर यहाँ 50,000 नहीं है, मतलब इसका 50,000 पेंडिंग है और इसका पूरा 330 मतलब 3,80,000, मतलब अपने यहाँ एग्जांपल में 3,80,000 अनरियलाइज्ड विच इज़ टू बी रिवर्स। एसेट इज क्लासिफाइड एज सम स्टैंडर्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड, मतलब अब तक ये एसेट स्टैंडर्ड थी पर अभी इन्होंने रिटर्न जनरेट करना बंद कर दिया, इसलिए अभी ये एनपीए हो जाएगी और एनपीए के सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में स्लिप हो जाएगी। वो हम क्लासिफिकेशन देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। एसेट क्लासिफिकेशन तो स्टैंडर्ड रेगुलर, मतलब सब बिल्कुल सही चल रहा है, डेबिट क्रेडिट इंटरेस्ट और अकाउंट स्टैंडर्ड है और रेगुलर है। स्टैंडर्ड में भी और दूसरा पार्ट है स्टैंडर्ड इरेगुलर, जो बैंक की भाषा में उसको बोलते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। उसमें है एक तो SMA 0 मीन्स ओवरड्यू अप टू 30 डेज, मतलब जो बैंक ड्यू डेट पे जो इंटरेस्ट डेबिट करता है वहाँ से अगर 30 डेज तक अगर वो रियलाइज़ नहीं होता तो वो SMA 0 में रिफ्लेक्ट होंगे रिपोर्ट में। SMA 1 ओवरड्यू बिटवीन 31 to 60 डेज, SMA 2 ओवरड्यू बिटवीन 61 to 90 डेज, मतलब अगर पेमेंट इस इंटरेस्ट का पेमेंट इस और जो भी प्रिंसिपल अगर दूसरी बैंक फैसिलिटी हो तो अभी मैं जनरल डिस्कस कर रहा हूँ कि तो अगर वो इंटरेस्ट या प्रिंसिपल जो भी एप्लीकेबल हो अगर
30, 60, 90 डेज तक नहीं पे होता तो वो SMA 0, 1 और 2 रिस्पेक्टिवली रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होगा, जो कंट्रोल्स रिपोर्ट है एक्चुअली। जो भी न्यू NPA स्लिप हो रहे हैं स्टैंडर्ड में से सब स्टैंडर्ड में, उसको कंट्रोल करने के लिए ये रिपोर्ट है, इसलिए बैंक प्रॉपरली फॉलो कर सके और उस पर कंट्रोल मॉनिटर हो सके। नेक्स्ट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आएगी। सबसे पहले सब स्टैंडर्ड, उसमें एसेट रिमेंट NPA लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, मीन्स 90 डेज एक्सपायर होने के बाद अप टू 12 मंथ्स जो भी वो NPA एसेट है वो सब स्टैंडर्ड NPA कहलाएगी। देन डाउटफुल एसेट रिमेंट सब स्टैंडर्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, मतलब 90 डेज के बाद पहले 12 मंथ्स तक वो सब स्टैंडर्ड लगेगी और बाद में नेक्स्ट 12 मंथ्स वो डाउटफुल में रहेगी। प्रोविजनिंग एसेट जैसे NPA होती है उस पर फिर प्रोविज़न करने का होता है, तो उसमें 2 पार्ट है, सिक्योर्ड पोर्शन के लिए अलग है और अनसिक्योर्ड पोर्शन के लिए अलग है, प्लस टाइम वाइज टेन्योर वाइज अलग दिए हुए कि सब स्टैंडर्ड डाउटफुल फॉर 1 ईयर, डाउटफुल फॉर 1 to 3 years, डाउटफुल फॉर मोर देन 3 years एंड लॉस एसेट। इसमें जस्ट सब स्टैंडर्ड के लिए एक याद रखने का है कि भाई उसमें सिक्योर्ड पोर्शन पे 15% और अनसिक्योर्ड पोर्शन पे 25%। मतलब फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की कोई लोन है, उसके ऊपर हमने सिक्योरिटी दी हुई है बिल्डिंग की या बुक डेट की, या अपने केस में बुक डेट की या डेटर्स के एंड स्टॉक की। 1 करोड़ के सामने अगर फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी की वैल्यू है 70 लाख रुपीज़, तो 70 लाख के ऊपर 15% अगर 1 करोड़ आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग के हिसाब से होगा। तो अगर 1 करोड़ पूरा आउटस्टैंडिंग है तो 70% जो सिक्योरिटी के सामने सिक्योर्ड है उसके ऊपर 15% प्रोविज़न होगा और 30% जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है 30 लाख रुपीज़ उसके ऊपर 25% के हिसाब से प्रोविज़न होगा। अनसिक्योर्ड इसलिए हायर प्रोविज़न होगा। अभी डाउटफुल फ्रॉम वर्ड से लेके 3 मोर देन 3 years हो या लॉस एसेट हो, सबके लिए अनसिक्योर्ड पोर्शन के लिए 100% है। सिर्फ अनसिक्योर्ड में बेनिफिट है सिर्फ सब स्टैंडर्ड में, जिसमें आपको सिर्फ लोअर रेट ऑफ 25% का बेनिफिट मिलता है, बाकी सब में 100% आपको फुल प्रोविज़न कर देना है अगर अनसिक्योर्ड है। डाउटफुल फॉर 1 year है तो सिक्योर्ड पोर्शन पे 25, अनसिक्योर्ड पे 100। डाउटफुल फ्रॉम 1 to 3 years है तो 40% अनसिक्योर्ड और 100% अनसिक्योर्ड। मतलब डाउटफुल 1 year तक तो ठीक है, पर जैसे डाउटफुल मोर देन 1 year आता है तो यानी 2 years 3 years आता है तो हमको मेन फोकस करना है सिक्योरिटी के वैल्यू पे। मतलब अगर सिक्योरिटी के वैल्यू इन बिटवीन डिक्रीज होती है तो हमको फॉर एग्जांपल 1 करोड़ पे जो 70% सिक्योर था अगर वो घट के 50% हो गया, यहाँ पे 1 to 3 year में जो 40% है तो हमने पहले तो सिक्योर पोर्शन पे मतलब 70 lakhs पे 40% किया था पर, और बाकी के 30 lakhs में 100% किया था। पर अगर सिक्योरिटी की वैल्यू डिक्रीज होकर 70% से 50% हो जाती है, मतलब 50 lakhs हो जाती है, तो 50 lakhs पे 40% प्रोविज़न होगा और बाकी के 50 lakhs पे 100%। मतलब एक क्यूमुलेटिव प्रोविज़न है एवरी ईयर, फुल 40 एंड फुल 100% नहीं, पर एज ऑन एनी बैलेंस शीट डेट ये टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट के 40% जितना होना चाहिए एक्यूमुलेटेड। वैसे ही मोर देन 3 years के लिए 100%। लॉस एसेट आर द एसेट्स विच आर कंसिडर्ड एज लॉस बाय सम एक्सटर्नल ऑडिटर, मतलब बाहर के जो एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं या RBI के इंस्पेक्शन में अगर कोई एसेट को लॉस डिक्लेयर करते हैं क्योंकि वो अकाउंट के ऑपरेशन या उसके जो भी अदर नॉन फिनेंशियल पैरामीटर्स है उसके ऊपर से, या NPA ओनली फिनेंशियल पैरामीटर के ऊपर से नहीं होती, नॉन फिनेंशियल पैरामीटर के लिए भी होती है, वो आगे के वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो उसको लॉस एसेट पे भी 100% प्रोविज़न करना होता है। So thank you friends, in today's video this much only, much more is pending actually. I can say this is only 5 to 10% of what bank and bank audit is. So आगे के वीडियो में हम
बाकी का पार्ट कवर करेंगे। एनपीए की दूसरी पीसीपी कंडीशन से नॉन फिनेंशियल पैरामीटर्स और अलग अलग फैसिलिटी के लिए अलग अलग और क्राइटेरिया कंसिडर करने पड़ते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने बेल का आइकन नहीं दबाया तो वो दबा दीजिए ताकि आपको सब वीडियो के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली बेसिस पे मिल जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स।